टॉपिक नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स में द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, अभिक्रिया वेग पे ताप की निर्भरता। देखिएगा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सुनिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्शन रेट होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अभिक्रिया वेग का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अभिक्रिया वेग का मान बढ़ जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ कॉलिजन्स इन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तो क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा क्रियाकारी अणु क्या करेंगे? क्रिया करेंगे, जल्दी से क्या बनेगा? उत्पाद। तो उत्पाद जल्दी से बन जाएगा टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो अभिक्रिया वेग के मान में क्या जाती है बेटा जी? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये बढ़ेगा। तो इसके बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ेगा, तो रिएक्शन रेट भी क्या होगी? अभिक्रिया का वेग भी क्या बढ़ेगा? रिएक्शन रेट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है? नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो देखिएगा, टेम्परेचर रिएक्शन रेट का जो बढ़ना होता है ना, दिस डिपेंड्स ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी संघट्य या संघट्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। देखिएगा, संघट्य आवृत्ति क्या होती है? इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई समय में टकराने वाले गैसीय अणुओं की संख्या, क्रियाकारी अणुओं की संख्या जो होती है उसे संघट्य आवृत्ति कहते हैं। इतना मतलब जितने से ज्यादा क्रियाकारी अणु टकराएंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इकाई आयतन में टकराने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या को कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मान जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन रेट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा। और इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं? कि वो टक्कर जिनसे क्रियाकारी अणु सक्रिय मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाए, एक्टिव मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाए, और एक्टिव मॉलिक्यूल किससे बदल जाए? प्रोडक्ट में बदल जाए। तो दोनों ही फैक्टर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो रिएक्शन है डिपेंडेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन और कोलिजन फ्रीक्वेंसी दोनों के मान में वृद्धि होती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो पूरा सारांश ये कि तापक्रम के बढ़ाने से अभिक्रिया वेग की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्रियाकारी अणु में टक्कर होती है, टक्कर होगा तो सक्रिय मॉलिक्यूल बनेगा, सक्रिय मॉलिक्यूल आसन्न से उत्पाद बदल जाएगा, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब देखिएगा इसको कैसे बताते हैं? अभिक्रिया वेग पे ताप की निर्भरता। माना कि T डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर, माना कि T डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, अभिक्रिया वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक, T डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक माना कितना है? K T। ठीक है, अब आपने क्या किया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया रिएक्शन का। कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया बेटा जी? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ाने पर, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम आपने क्या किया? बढ़ाया। तो T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर
तापक्रम पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक वो कितना होगा, ये kT प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम आपने अधिक बढ़ाया, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ाने पर जो वेग स्थिरांक है वो, तथा पहले जो T डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम में वेग स्थिरांक था वो, इनका अनुपात kT प्लस kT। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक पर तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेग अनुपात होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, 2 से 3 गुना। इसे कहते क्या है, इसे कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक कहते हैं। ठीक है बेटा जी, तो परिभाषा सुनिएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक पर वेग स्थिरांक तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक के अनुपात को तापमान गुणांक कहते हैं, जिसका मान 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन जो होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स, उनकी संख्या बढ़ जाती है, रिएक्शन रेट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो रेट, इसका तापमान गुणांक का मान 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कैसे होता है, देखिएगा, एक ग्राफ के द्वारा आपको समझाते हैं। क्रियाकारी अणुओं का अंश, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एनर्जी ले सकते हैं जनरली। तो देखिएगा इसका ग्राफ कैसे आता है, और ऐसे एक दूसरा ग्राफ आपने खींचा, ठीक है, ये वाला ग्राफ खींचा आपने T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, T डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर, और ये वाला ग्राफ आपने खींचा है T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो देखिएगा यहां पर इसको हमने नीचे मिलाया, तो हमने देखा T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्रियाकारी अणुओं का अंश तो ये था, और इस वाली बात की तो ये हुई, और अगर हम इस पूरे की बात करें, इस पूरे के लिए, तो इस कंडीशन में कौन सा होगा, ये वाला। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्रियाकारी अणुओं का अंश जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा या सक्रिय ऊर्जा से अधिक होती है, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तापक्रम बढ़ाने से क्रियाकारी अणुओं का वह अंश जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा तथा सक्रिय ऊर्जा से अधिक हो जाती है, उनकी मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। देखिएगा ना, ये वाला कौन सा ग्राफ बनाया है, 10 प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, यहाँ पर क्रियाकारी अणुओं का अंश बढ़ जाता है जिनकी एनर्जी सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा होती है, जबकि इस वाली कंडीशन में इतनी होते हैं, कम होते हैं क्रियाकारी अणुओं का अंश जिनकी एनर्जी सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा होती है। ठीक है, तापक्रम बढ़ाने में ये ग्राफ चपटा हो जाता है, देखिएगा, जबकि ये ग्राफ ऐसा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्रियाकारी अणु किसे बदलना चाह रहे हैं, उत्पाद बदलना चाह रहे हैं। तो ये ग्राफ ये प्रदर्शित करता है कि तापक्रम बढ़ाने से क्रियाकारी अणु जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा किसे बदलते हैं, उत्पाद बदलते हैं। ठीक है, तो 8 हमने पढ़ा है अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता, जिसे तापमान गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका मान 2 से 3 गुना में वृद्धि हो जाती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ाने पर। ठीक है ना, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्नियस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे आर्नियस सिद्धांत क्या कहलाता है। आर्नियस ने अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता वाला एक समीकरण व्युत्पन्न किया था ना, एक समीकरण के बारे में बताया था। रासायनिक अभिक्रिया में
कोई भी क्रियाकारी समस्त क्रियाकारी अणु भाग नहीं लेते हैं, केवल वही क्रियाकारी अणु भाग लेते हैं जिनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा। और उस न्यूनतम ऊर्जा को रखने वाले क्रियाकारी अणु कहलाते हैं सक्रिय अणु। ठीक है, पहला गुण ये कहता है जिसका रासायनिक विक्रिया में समस्त क्रियाकारी अणु भाग नहीं लेते हैं, केवल सक्रिय अणु ही भाग लेते हैं। सक्रिय अणु किन्हें कहा जाता है? जिनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा। ठीक है बेटा जी। तो सक्रिय अणु जो होते हैं क्रियाकारी अणुओं की तुलना में अधिक ऊर्जा रखते हैं। सक्रिय अणु किसे कहते हैं? जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, किसकी तुलना में? क्रियाकारी अणु। तो वह अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारी अणुओं को टकराने के लिए आवश्यक, सक्रिय अणु के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, क्रियाकारी अणुओं को क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहा जाता है बेटा जी? उसे कहते हैं हम सक्रिय ऊर्जा। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा कहां से मिलती है? पारस्परिक टक्कर से। क्रियाकारी अणु से टकराएंगे, टकराने के फलस्वरूप जो एनर्जी मिलेगी उसे कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रिय ऊर्जा जो किनके पास होती है? सक्रिय मॉलिक्यूल के पास। सक्रिय मॉलिक्यूल क्या करते हैं? फिर उत्पाद में बदल जाते हैं। तो सक्रिय अणु की संख्या व्युत्पन्नपाती होती है एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रिय ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा, सक्रिय अणु की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। तो अभिक्रिया वेग भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर, तो हम क्या बताना चाहते हैं? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। अभिक्रिया वेग कब बढ़ेगा? जब सक्रिय अणु की संख्या बढ़ेगी। तो सक्रिय अणु की संख्या में वृद्धि किस पे डिपेंड करती है? इस पे, इस पर, इस पर। ये जितना कम होगा सक्रिय अणु की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। ये ज्यादा होगा तो अभिक्रिया वेग ज्यादा होगा। ठीक है, अभिक्रिया वेग ज्यादा होगा। अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन बताया था, टेम्परेचर बढ़ाने में अभिक्रिया वेग बढ़ता है। अभिक्रिया वेग ज्यादा कब होगा? सक्रिय ऊर्जा जब कम होगी। सक्रिय ऊर्जा कम होगी तो सक्रिय अणु की संख्या भी क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सामान्य क्रियाकारी अणु तथा सक्रिय अणु के मध्य साम्यावस्था बनी रहती है। साम्यावस्था क्या बनी रहती है? इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। सक्रिय अणु परस्पर टक्कर से, परस्पर टकराएंगे, टकराने के फलस्वरूप उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में बदल जाते हैं। टकराने के फलस्वरूप उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में बदल जाते हैं, जिसे कहते हैं सक्रिय संकुल। और सक्रिय संकुल फिर बाद में किस बदल जाते हैं? उत्पाद बदल जाते हैं। ठीक है, क्रियाकारी अणु सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें टूटता है? एक्टिव मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक्टिव मॉलिक्यूल में क्या बना रहता है? ये एक्टिव मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? आईएमपी स्टेट में किस बन जाते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है फिर प्रोडक्ट में। ठीक है बेटा जी, दिस इज द कांसेप्ट। इस बदल जाता है। सक्रिय परस्पर टक्कर से उच्च ऊर्जा वाली प्रजाति सक्रिय संकुल में परिवर्तित हो जाते हैं। अभिक्रिया का वेग सक्रिय अणु की सांद्रता, सक्रिय अणु की संख्या या सक्रिय अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। अब आर्रेनियस ने अपने एक समीकरण दिया था जो अभिक्रिया वेग पे ताप की निर्भरता को बताता है। देखो इसकी व्युत्पत्ति कैसे की? एक साइंटिस्ट है बोल्ट्जमान। बोल्ट्जमान के अनुसार सक्रिय अणु की संख्या, सक्रिय अणुओं की संख्या तथा कुल क्रियाकारी अणु तथा कुल क्रियाकारी अणुओं की संख्या का जो अनुपात होता है वो इसके बराबर होता है E माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है बेटा जी, ये क्या लिखा हुआ है? E अपॉन आर टी। इस E को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिएगा फर्स्ट। ठीक है, अब देखिएगा आर्गेस के अनुसार अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है सक्रिय अणुओं की संख्या के। ठीक है, आर्गेस ये कहता है कि अभिक्रिया का वेग होता है वो सक्रिय अणु की संख्या या सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता भी लिख सकते हैं। इसको हटाओगे तो प्रोपोर्शनल आएगा। अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, इसे कहते हैं ए।
आरएनएस कांस्टेंट, और यहां पर क्या लिखा रहेगा वही सक्रिय अणुओं की संख्या, या क्या बोलते हैं इसको, सांद्रता। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। देखिएगा ये आ चुका। अब हमें पता है ये समीकरण नंबर 2 का मान कहां से रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू कहां रखेंगे, यहां पर। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर ये वाली वैल्यू यहां से पुट करके रखेंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग ए गुणा, फिर रखेंगे कुल क्रियाकारी अणु की संख्या, पहले लिख लीजिए E माइनस ई अपॉन आर टी, गुणा कुल क्रियाकारी अणुओं की संख्या, कुल क्रियाकारी अणुओं की संख्या। समीकरण संख्या क्या होगी, 3। ये होगी समीकरण संख्या 3। सामान्यतः क्या होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग, ये तो किसने बताया था, आरएनएस के अनुसार। अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है, कुल क्रियाकारी अणुओं की संख्या के, कुल क्रियाकारी अणुओं की संख्या के। ठीक है, इसको हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, अभिक्रिया का वेग समानुपाती का निशान होता है के, रिएक्शन रेट कांस्टेंट, कुल क्रियाकारी अणुओं की संख्या, कुल क्रियाकारी अणुओं की संख्या, समीकरण संख्या 4। ये वाला पार्ट दोनों का बराबर है। समीकरण नंबर 3 व 4 से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, समीकरण संख्या 3 व 4 से, समीकरण संख्या 3 व 4 से क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण संख्या 3 व 4 से, समीकरण संख्या 3 व 4 से लेफ्ट पार्ट बराबर राइट पार्ट भी बराबर होगा, लिख सकते हैं k इंटू कुल क्रियाकारी अणुओं की संख्या, कुल क्रियाकारी अणुओं की संख्या इज इक्वल टू a गुणा E माइनस ई ए अपॉन आर टी गुणा कुल क्रियाकारी अणुओं की, कुल क्रियाकारी अणुओं की संख्या। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो k बराबर क्या आएगा, ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, दिस इज नॉन एज आरएनएस इक्वेशंस। ए क्या होता है, ए को बोला जाता है आरएनएस कांस्टेंट। आपसे पूछा जाता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, ए, कई बार पूछा था एग्जाम में, ए की यूनिट क्या होती है, तो देखिएगा ए की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ए की यूनिट, ए की यूनिट किस पे डिपेंड करती है, ए की यूनिट वही होगी जो वेग स्थिरांक का यूनिट होगा, वेग स्थिरांक की यूनिट के समान होती है ना। अर्थात किस पे डिपेंड करेगा, अभिक्रिया पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वही ए की यूनिट होगी, सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वही ए की यूनिट होगी, जो रिएक्शन होगी उसी रिएक्शन के ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होगा वही यूनिट किसकी होगी, ए को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, टी को बोलते हैं टेम्परेचर। थैंक यू।